दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा में संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। क्या ट्रम्प का दांव उल्टा पड़ रहा है? क्या सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए हैं? क्या वो जो सोचते थे कि टैरिफ लगाने से अमेरिका को फायदा होने वाला है, क्या एक्चुअली में फायदा हो रहा है? और फायदा हो रहा है तो कितना हो रहा है, और अगर नुकसान हो रहा है तो कितना हो रहा है? आज इस वीडियो में हम उसमें एक एक पॉइंट को लेके डिस्कशन करेंगे। सेक्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स में उसका फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते। अब देखिए, ये जो वीडियो है, इसका एक उद्देश्य रखा है, मैंने पर्पस रखा है वीडियो, और उसका पर्पस ये है कि बहुत इजी शब्दों में मैं आपको बताऊं कि टॉप 10 के जो सेक्टर्स हैं, बिजनेस सेक्टर्स, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, सर्विस है, एजुकेशन है, एनर्जी है, और भी बहुत सेक्टर्स हैं दोस्त। हर सेक्टर का असर समझने के लिए हमने कुछ ना कुछ डिटेल्स आपके सामने हम पेश करें। तो एक एक सेक्टर लेते हैं दोस्त। पहले बताते हैं कि ट्रम्प साहब जब सत्ता में आए तो उनका केवल एक ही एजेंडा था, अमेरिका, यानी अमेरिका को दुनिया से सबसे ताकतवर बनाना। इसके लिए उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मागा के नारे दिए, और उन्होंने आयात कम करने के लिए और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको बढ़ाने के लिए टैरिफ लगाए। मतलब यह है कि जो सामान बाहर से आ रहा था, जैसे इंडिया से अगर कोई सामान जा रहा है तो उस पे उन्होंने टैरिफ लगा दिया। और उनकी एक सोच थी कि इससे क्या होगा कि अमेरिकी कंपनियां और उससे नौकरियां भी बढ़ेंगी। लेकिन क्या उनकी ये सोच जमीनी सोच थी, और वो कौन सी चीज मिस कर गए इसमें, ये मैं आपको आगे स्लाइड में बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे की स्लाइड, क्योंकि ये रणनीति उनके लिए उल्टी पड़ गई है दोस्त। तो अब क्या करते हैं हम कि इनकी जो टैरिफ की पॉलिसी है, उसके जो हाल में उन्होंने जो बदलाव किए हैं उसके बारे में बात कर। पहले कहा गया था कि 9 जुलाई से नए टैरिफ लागू होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से उसको बढ़ा दिया गया है, और उसकी वजह केवल इंडिया थी, क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया थोड़ा सा इसमें पीछे हट रहा है बिकॉज ऑफ 2-3 थिंग्स, जो कि एक फार्मिंग है, और आपका डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ ऑटो इक्विपमेंट्स हैं। इन तीनों के बारे में हम लोग की बात नहीं बन पा रही है, तो इसलिए शायद एक मिनी डील साइन होगी। और बाकी देशों के साथ, 14 देशों के साथ, तो उन्होंने आज अपने लेटर भेज दिए सब, जिसमें बांग्लादेश पे 35% लगाया है, और जिन देशों को अभी तक लेटर नहीं भेजा है उनमें 25% टैरिफ लग जाएगा। फिलहाल अभी 2 कंट्री हैं, यूके और वियतनाम, जिसका एग्रीमेंट हो चुका है। बाकी देश के आपस में बात चल रही है। अब देखते हैं कि ये बात कहां तक जाएगी और इसके क्या रिजल्ट्स होने वाले हैं, और इंडिया के साथ कब तक डील साइन होगी। और आपको ये भी पता होगा कि ब्रिक्स कंट्री पे उन्होंने 10% एडिशनल टैक्स लगाने की बात। अब वो 10% एडिशनल है या 10% जो आज की डेट में 26% है इंडिया में, उन पे इंक्लूसिव है, वी डोंट नो। लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो इन फर्दर। एक बात, थोड़ी बेसिक बात है, ये आप जानिए कि जब किसी देश का जो व्यापार का लॉस है, जिसे वो कहते हैं बिजनेस लॉस, व्यापार घाटा, यानी ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, तो इसका मतलब होता है कि वो देश चीजें ज्यादा खरीद रहा है और कम बेच पा रहा। क्लियर है? ट्रम्प साहब का मकसद था इसे घटाना, ट्रेड डेफिसिट को घटाना, लेकिन उल्टा हुआ, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। पिछले तीन महीनों में 31 अरब डॉलर और बढ़ गया है ट्रेड डेफिसिट। इंपोर्ट यानी बाहर से आने वाला सामान जो पहले जितना ही रहा, जो बाहर से सामान आता था वो तो नेचुरल है कि वो उतना ही होगा, और हो सकता है कम भी पड़ जाए क्योंकि टैक्सेस लग गए, तो लगभग लगभग वो उतना ही है। लेकिन एक्सपोर्ट यानी अमेरिका की कमाई, बाहर जाने वाला प्रोडक्ट, वो कम हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी नुकसान बिल्कुल सीधा और साफ है यहाँ पे कि जो भी नीति अमेरिका ने लगाई, वो अमेरिका को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा रहा है दोस्तों। और अगर ऐसा ही रहा तो ये डेफिसिट अगले कुछ महीनों में बहुत बढ़ने वाला है। अब हम इसका असर धीरे धीरे हर सेक्टर पे आने वाला है। अब एक एक सेक्टर हम लेते हैं कि किस किस सेक्टर्स में क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग से। अमेरिका के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और व्हीकल्स जैसे सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सेक्टरों में व्यापार घाटा अब बढ़ गया है। टैरिफ की वजह से बाहर से आने वाली चीजें महंगी हो गई। क्लियर है आपको? जो बाहर से चीज आ रही है, जो इनपुट मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, वो महंगा हो गया है। लेकिन अमेरिका में जैसे
चीजें की जो क्षमता है, जैसे रॉ मटेरियल्स हैं, उसको बनाने की आज की डेट में अमेरिका के पास वो क्षमता नहीं है। तो क्षमता पहले हो जाती है, उसके बाद आप ये टैरिफ बढ़ाते। चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। यानी जो चीजें अमेरिका दुनिया को बेचता था वो भी महंगी हो गई, क्योंकि उनकी मांग भी घट गई, इसलिए क्योंकि महंगी हो गई। और क्योंकि टैरिफ अचानक से लगाए गए थे, इसलिए कंपनियां खुद को तैयार करने का वक्त नहीं मिल पा रहा है। जो अमेरिकन कंपनी है जो और बाहर की कंपनीज हैं, किसी को पता नहीं चल रहा ये कि नीति आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। कभी 145, कभी 500, कभी 70, कभी 60, कभी 26, कभी 25, पता नहीं क्या बोलता है। रात को बोला 25, सुबह बोल दिया 10% एक्स्ट्रा, कल बोल देगा 10% एक्स्ट्रा नहीं है। तो इस माहौल में कोई अपने नियम बनाएगा कैसे, कोई परचेज करेगा कैसे? वो वेट करेगा कि जब इनके पास कम होगा, जब रेट कम होगा तो हम परचेज करेंगे। इसलिए दैट इज डिलेड परचेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। बिल्कुल आपको समझ आ रहा है, डिलेड। अच्छा, अब सेकंड सेक्टर की बात करते हैं, और वो है एग्रीकल्चर, यानी कृषि की सेक्टर। ये एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टिंग सेक्टर है यूएस के। अमेरिका हर साल लगभग $100 बिलियन से ज्यादा का जो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करता है, जिसमें नेचुरल है, सोयाबीन है, कॉर्न है, व्हीट है, डेयरी प्रोडक्ट के साथ, और व्हीट और सोयाबीन के साथ तो इंडिया की भी बात चल रही है। देखते हैं इंडिया कहां तक मानता है, कहां तक नहीं मानता है। लेकिन ट्रम्प की जो ये टैरिफ पॉलिसी है, उसके कारण भारत और चाइना ऐसे बड़े बाजारों ने जवाबी कार्रवाई की है और दूसरी तरफ मुड़ गए। दूसरी तरफ कहां मुड़े हैं? जैसे ब्राजील है, अर्जेंटीना है, उनसे परचेज कर रहे हैं। भारत ने कहा अब हम सोयाबीन और डेयरी प्रोडक्ट ब्राजील से लेंगे, बाकी तो हमारे जो इंटरनल प्रोडक्शन है उससे कंप्लीट हो जाती है, जो थोड़ा बहुत रह जाता है वी विल टेक फ्रॉम अर्जेंटीना। क्योंकि अगर हमने टैरिफ बहुत कम कर दिए तो अमेरिका के जितने प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट, वो इंडिया में बाढ़ लगा देंगे। तो लोकल जो किसान है हमारे, या जो डेयरी में डील करते हैं, उनका क्या होगा? उनको भी किसान ही बोल रहे हैं, जो कि 8 करोड़ लोग हैं दोस्तों, 8 करोड़ लोग, और यूएस में केवल 24,000 है। तो यहाँ पे ये भी, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो हम अर्जेंटीना से ले लेते हैं। यानी अल्टीमेटली क्या हुआ कि अमेरिका का जो एक्सपोर्ट था वो भी सिकुड़ गया, जिसका सीधा असर वहां के किसानों को पड़ा, और वहां की रूरल इकोनॉमी जो है वो डाउन हुई। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा दोस्त, तो अमेरिका का जो सरप्लस सेक्टर है वो भी डेफिसिट में चला जाएगा। मुझसे लिखो, आगे ले लो। अच्छा, अब एक सेक्टर और है जिसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। अमेरिका की जो सबसे बड़ी ताकत है दोस्त, उसका स्तंभ जो है वो है इसका सर्विस है, जिसमें टूरिज्म भी आता है, आईटी भी आता है, कंसल्टिंग भी आता है, एजुकेशन भी आता है, और मीडिया भी आता है। अब क्या हुआ कि इस टैरिफ के रेस्ट्रिक्शन से जो नई पॉलिसीज हैं उसके चलते यहां भी गिरावट आएगी। टूरिज्म का अनुमान करें तो अमेरिका को 60 से $75 बिलियन का ऑलरेडी नुकसान हो चुका। होटल की ऑक्यूपेंसी घट रही है, ट्रेवल स्पेंडिंग कम हो रही है, वीजा रेस्ट्रिक्शंस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब जबकि वीजा रेस्ट्रिक्शन उन्होंने बढ़ाए तो इसलिए लोग अब अमेरिका जाने से अवॉइड कर रहे हैं। यार कौन जाएगा अमेरिका, चलो कुछ पंगा हो जाए तो जो विजिटर्स पहले अमेरिका आते थे वो अब कहाँ जा रहे हैं? वो अब कनाडा जा रहे हैं, वो अब यूरोप जा रहे हैं, इवन कुछ इंडिया आ रहे हैं। इंडिया का टूरिज्म पहले से 5% बढ़ा है, तो अमेरिका की इससे भी कमाई घटी है। और इससे बड़ी बात है, अमेरिका की जो एक सॉफ्ट पावर थी और जो इमेज था वो उस पर गहरा धप्पा लगाया। और यही मैंने लिखा कि अमेरिका इज लूजिंग इट्स क्रेडिबिलिटी एंड इमेज बिकॉज ऑफ 1%, दैट इज मिस्टर ट्रम्प। क्योंकि उनका कोई भी निर्णय ज्यादा समय तक रह नहीं पा रहा है। जितने भी दुनिया से उन्होंने वादे किए उनमें से शायद ही कोई है जो पूरा किया हो। 17 बार बोल चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर इन्होंने कराया, जबकि हर प्रूफ बोलता है, इवन हमारे मोदी साहब बोलते हैं, पूरा इंडिया बोल रहा है कि इसमें आपका क्या हाथ है साहब। एक दिन पहले तक बोल लेते हैं हमसे कोई मतलब नहीं है, और एक दिन बाद आप कहते हो हमने करा दिया, एक दिन में करा दिया। पागल है इंडिया और पाकिस्तान जो आपके एक फोन पे अपना सीज फायर करा लेंगे। एनीवे, तो इस सेक्टर में भी जो सॉफ्ट पावर इमेज है, इसमें भी इंडिया को उसको अमेरिका को नुकसान हुआ है। और इसके अलावा एक सेक्टर है जिसे कहते हैं हम एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत बड़ा धक्का देखने को मिल रहा है। जैसे फॉरेन स्टूडेंट्स की संख्या पहले के प्रतिशत में 8.5% कम हो गई है दोस्तों। इसमें अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में लगभग $40 बिलियन का एक एनुअल जो लॉस है वो हो रहा है। अब स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं? स्टूडेंट गोइंग टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका को छोड़ के वहां पे जा रहे हैं जिनकी पॉलिसी स्थिर है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसीज आज के दिन में अनवेलकमिंग हो गई। जैसे वीजा रिस्ट्रिक्शंस हैं, फीस हाइक्स हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। इसलिए
स्टूडेंट्स का जो इनटेक है वो घट रहा है। आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, वो कहते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स मत लो, पंगा चल रहा है पर ट्रम्प और यूनिवर्सिटीज के बीच में। तो स्टूडेंट तो अधर में लटक जाएंगे अगर उन्हें ज्वाइन कर लिया तो। कहते हैं भैया छोड़ो यूएस को, जाओ कनाडा, जाओ यूके, जाओ ऑस्ट्रेलिया। हम तो कहते हैं इंडिया में भी आओ, आईआईटीज में आओ, आईएम्स में आओ। तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, जो स्टूडेंट्स वहां पे रह के जो लोकल स्पेंडिंग करते हैं, हाउसिंग, खाना पीना, होटल, ट्रैवल, इसका सब पे असर पड़ रहा है। कुल मिला के एजुकेशन इकोसिस्टम को नुकसान हो रहा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं उनके आईटी सेक्टर। आईटी और फाइनेंस जैसे वेरी हाई स्किल्ड पर भी ट्रम्प की नीतियों का असर पड़ रहा है। अब वो कैसे? जैसे इन्होंने क्या कर दिया, H1B वीसा, वर्क वीसा, उस पर भी काफी ज्यादा पाबंदियां लगा दी है उन्होंने। और जो भारतीय टेक्निकली जो टैलेंट है उसका भी अब यूएस में आना थोड़ा मुश्किल हो गया। इस वजह से अमेरिकन कंपनीज अब जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनकी कमी महसूस कर रही है, क्योंकि उनको वो यूएस में मिल नहीं रहे दोस्तों। और दूसरी तरफ भारत जैसे कंट्रीज है वो अपनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे और अपना टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम एक तरीके से तैयार कर रहे हैं। जैसे यूपीआई है, रुपए है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब क्या है, यूपीआई के रीजन से अमेरिकी क्रेडिट कार्ड कंपनियां बहुत परेशान हैं। वो व्हाइट हाउस तक लॉबी कर रही हैं जाके कि इसे किसी तरीके से रोका जाए। क्लाउड और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में भी रिटेलिएशन हो रहा है। इवन इंश्योरेंस कंपनीज, अमेरिका चाहता है कि इंश्योरेंस कंपनीज को भी इंडिया में एंट्री मिले, जो इंडिया नहीं करने दे रहा है हमको। ये भी जो ट्रेड एग्रीमेंट है इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है। लेट अस सी, क्योंकि इंश्योरेंस भी इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस सेक्टर ओनली। तो देखते हैं इंडिया कहां तक नीचे आता है इसके अंदर। और जो ये आपकी सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं जो उसमें रिटेलिएशन हो रहा है, तो ग्लोबल मार्केट में अब क्या हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है कि भैया यूएस में तो बड़ा पंगा है, तो हम डाइवर्सिफाइड करें। तो डाइवर्सिफाइड हो रहा है। इसके अलावा एक और सेक्टर जो बहुत बड़ा है वो है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में अमेरिका एक बहुत बड़ा प्लेयर है दुनिया जान, खासतौर से एलएनजी, क्रूड और रिफाइंड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट। लेकिन जो ग्लोबल ऑयल की कीमतें हैं उसमें गिरावट हो रही है, और उसमें मेन कौन है, रशिया और ईरान और वेनेजुला। इन देशों की आपस में जो कंपटीशन है उसके कारण क्या हुआ कि जो एक्सपोर्ट अर्निंग है यूएस की, इन सब चीजों की वो कम हो रही। अभी शायद इंडिया ने बोला है कि वो 10% अपना एलएनजी यूएस से परचेज करेगी, जो अभी तक नहीं ले रही, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 5 साल में $500 बिलियन का बिजनेस करना है, उसके लिए एलएनजी लेना बहुत जरूरी। तो चाहे एक्सपेंसिव हो, देखिए क्या प्राइस पे डिस्कशन होता है, दैट इज वी हैव टू सी। तो अब अमेरिका और इंडिया जैसे देश सस्ता ऑयल खरीद रहे हैं, जिसमें अमेरिका की मार्केट शेयर और कम हो रहा है दोस्त। अगर हम फिगर्स में बात करेंगे तो जो एनर्जी एक्सपोर्ट है यूएस की, उसमें 3.5% की कमी आ गई है, सॉरी 3.8% की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल प्रेशर और वॉर इकोनॉमी की वजह से भी ग्लोबल सप्लाई चेन अस्थिर हो रही है। इन ट्रम्प की नीतियां इस सेक्टर में भी लॉन्ग टर्म में नुकसान देगी यूएस को, ये आप हमसे लिखवा के ले लेना। और जो मैं शुरू से बोल रहा हूं ये पॉइंट है कि अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। टैरिफ और अमेरिका फर्स्ट जैसी नीतियों का अगर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन इसका फर्क पड़ रहा है अमेरिका की ग्लोबल इमेज पे या सॉफ्ट पावर। जो अमेरिकी कंपनियां पहले बहुत एक वैल्यूएबल बॉन्ड्स मानी जाती थी कि क्या ब्रांड है और इसकी विश्वसनीय ब्रांड है, अब उनके फ्रेंचाइज जो हैं वो निवेश करने में, मतलब उनको लगता है कि अब हम इसमें क्यों निवेश करें, क्योंकि पता नहीं है आज नीति ये है कल को कुछ चेंज हो जाए। और ये खास तौर से एंटरटेनमेंट में, एजुकेशन में, सर्विसेज में, हर सेक्टर में अमेरिका की जो से थी, जो अपील थी, वो कम हो रही। ट्रेड पार्टनर्स जितने भी अमेरिका के हैं सब अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं कि हमको एक स्थिर अल्टरनेट ऑप्शन तो मिले, क्योंकि अमेरिका पे जो इनका विश्वास था, जो इनका एक सम्मान था अमेरिका का, उसमें अब दरारें आनी शुरू हो गई है। लॉन्ग टर्म में ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब हम बताएंगे कि इससे बेहतर पॉलिसीज क्या हो सकती थी, क्या कर सकता था अमेरिका। क्या जो किया वो सही है? बिल्कुल नहीं। जो तरीका अपनाया वो बिल्कुल सही नहीं था। एक
रणनीति ये होती है कि सिर्फ जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उन पे टैरिफ लगाया जाता, ना कि रॉ मटेरियल। क्योंकि रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स अगर उसमें आपने टैरिफ बढ़ा दिया तो अमेरिका में बनने वाली जो भी कंपनी होगी उसका आउटपुट बहुत महंगा हो जाएगा। सस्ता इनपुट मिलता तो वो ग्लोबल स्तर पर कॉम्पिटिटिव हो सकते थे, और साथ ही में इंडस्ट्रीज को ट्रांजिशन का टाइम भी मिलता कि भैया अपना 4 साल दिया तुमको, 5 साल दिया, अपने बनाओ, उसके बाद टैरिफ लगाते। लेकिन ना जी, उनको तो 3 साल में जाना है, उनको तो एक नोबेल पीस पुरस्कार लेना है, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है बंदा। तो उसको जो करना है सडन करना है, और दैट इज द डिफरेंस। अब मैं कहता हूँ मोदी जी और ट्रम्प में यही दिक्कत है। मोदी जी अगले 50 साल की सोच के चलते हैं और ये ट्रम्प अगले 3 साल की सोच रहा है। 50 साल के बाद मोदी भी नहीं होंगे, लेकिन वो इंडिया को ऐसे जगह पे पहुंचा देंगे कि 50 साल के बाद भी लोग मोदी जी को याद करें। और यही इनके पास एक बेटर विकल्प था यूएस के पास, कि उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग वो पहले बढ़ाते, पहले कंपोनेंट बढ़वाते, सस्ता रॉ मटेरियल लेते, एंड प्रोडक्ट बनाते और उसके बाद बढ़ा देते, तो ये एक सस्टेनेबल मॉडल हो। लेकिन जल्दबाजी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, उसने क्या किया कि जो पूरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था है उसको एक धक्का दिया। हमने इससे निष्कर्ष क्या निकाला? अब हम निष्कर्ष पे आते। ट्रम्प की टैरिफ की जो भी नीतियां हैं वो अमेरिका को फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचा रही है। एक्सपोर्ट यूएस का घट गया, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, और कई सेक्टर जो मैंने नाम लिया, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, एजुकेशन, आईटी, फाइनेंस, ये बुरी तरीके से प्रभावित हुए। अमेरिका फर्स्ट की सोच एक ग्लोबलाइजेशन के वक्त में बहुत छोटी दिखाई दे रही है, बहुत सीमित दिखाई दे रही है। पॉलिटिक्स में ना स्थिरता है, ना ही दूरदर्शिता। दुनिया आज पूरी कनेक्टेड है, और ऐसे में खुद को, दुनिया को खुद से काटने का प्रयास किया जा रहा है अमेरिका के ट्रम्प की तरफ से। वो कहता है ओनली अमेरिका, ओनली अमेरिका, ओनली अमेरिका। तो जो तुम्हारे साथ पिछले 50 साल से जुड़े हैं वो बेवकूफ थे, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, सब पे टैरिफ। आपने तो कहते जो है सबको एक ही उसमें हक दिया, आपके दोस्त भी, आपके दुश्मन भी, सबको टैरिफ लगाओ, सबको टैरिफ लगाओ। तो दोस्त किस बात के? कनाडा पे लगा दिया, मैक्सिको पे लगा दिया, अरे भाई चाइना पे लगाते। मैं कहता हूँ बांग्लादेश ने भी क्या बिगाड़ा था, 35% लगा दिया। वो बेचारे कहाँ जाएंगे, भूखे लंगे लोग। अब और हालत खराब हो जानी है उनकी। और दोस्तों, ये जो अमेरिका ने, ट्रंप ने खुद को लोगों से काटने का प्रयास किया है, ये मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि इज यूएस लूजिंग क्रेडिबिलिटी एंड इमेज? यस, बिग यस फ्रॉम माई। और दोस्तों, अब मैं कहता हूं कि अगर आपको, मैं इसमें आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या आपको भी लगता है कि ट्रम्प की नीति सही दिशा में जा रही है, या ये आदमी गोलमोल कर रहा है, या इसको चाणक्य की नीति पढ़नी चाहिए? इसको चाणक्य की बुक्स दिया जाए, वो उसको पढ़ो कि पॉलिटिक्स कैसे होती है, फाइनेंस कैसे होता है। तो क्या आप सोचते हैं? और आप बताइएगा कि क्या जो ट्रम्प कर रहा है वो सही है, और क्या अमेरिका की जो बिजनेस स्टैंडर्ड है वो इससे कम होगा या ज्यादा होगा? और आप ये मुझे अपने कमेंट जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।